नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका भारत न्यूज़ में और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश जी, कांग्रेस के लिए कहीं से कोई बहुत राहत वाली खबर नहीं आती है कभी भी। अभी जो लेटेस्ट खबर है, वो ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बिहार के 16 विधायक, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है बिहार में, वो उन्होंने भेज दिए हैं हैदराबाद। कहा जा रहा है कि टूट हो सकती है इसलिए। और इस पे बीजेपी ने तंज भी कसा है। बीजेपी ने कहा इनको विश्वास ही नहीं है, ये तो बाड़ाबंदी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? उसके बाद खबर ये भी आई छन-छन के कि कांग्रेस के कुछ विधायक महाराष्ट्र में भी टूट सकते हैं। कितनी खबर सच्ची है नहीं पता। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया में बहुत दिन से चल रही है। इसी बीच वेस्ट बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि वो 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी चुनाव में। ममता बनर्जी, जिसे कांग्रेस अपना सबसे इंपॉर्टेंट एलाई बोलती है, ममता बनर्जी, जिसके लिए जब नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाना था तो ये कह दिया था कि अभी ममता बनर्जी से पूछना है, टीएमसी कहीं नाराज ना हो जाए। उन ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर तीर चला दिया, कहा ये तो 40 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमला अपने आप पर, अभी इसका जख्म उभरा भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं हुआ होगा कि अब जबकि यूपी में एंटर करने को है कुछ दिन में राहुल गांधी की यात्रा, तो वहां अखिलेश यादव ने बोल दिया अरे बड़े आयोजन होते हैं, हमको कहाँ कोई निमंत्रण देता है, अब हम थोड़ा खुद मांगेंगे निमंत्रण। और उसका कवर अप करने के लिए फिर जयराम रमेश ने कहा कि नहीं हम सबको निमंत्रण देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये जो हो रहा है सब कांग्रेस के साथ, जो शायद कांग्रेस की भी समझ से अभी बाहर हो, कि चुनाव में आदमी दो कदम आगे बढ़ता है, यहाँ तो दो कदम आगे चार कदम पीछे, दो कदम आगे चार कदम पीछे वाली कहानी लग रही है। देखिए, कांग्रेस को लेकर के जो एक बात कही जाती है कि कांग्रेस किसी भी चीज को लेकर हमेशा ढुलमुल रणनीति अपनाती रही है, ढुलमुल रवैया अपनाती रही है। क्लैरिटी नहीं होती कांग्रेस के पास, न तो कांग्रेस नेतृत्व के पास और न ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास। और ये दोनों ही चीजें उसके हर गतिविधि और कार्यक्रम में झलकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस को न तो उसके सहयोगी दल और न ही देश की जनता कभी गंभीरता से लेती है। तो ये बड़ा ही आपने सही सवाल उठाया है। और जहां तक रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस की दुखती रग पे हाथ रख दिया। ममता बनर्जी ने दो बातें कही। पहली ये कि हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में बनारस से लड़ वाराणसी के और दिखाओ, प्रयागराज। वाराणसी से लड़ो, प्रयागराज से लड़ो, है हिम्मत। बांग्ला ममता बनर्जी ने बंगाल में सीट देने की बात तो चलो की सो की, उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। और ये कौन सा गठबंधन है, ये कौन से सहयोगी दल हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, सहयोग और मदद की बजाय एक दूसरे को ही पटखनी देने में लगे हैं। ये तो दुनिया का इकलौता गठबंधन है कि चलो जी हम साथ साथ हैं और हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन किसके खिलाफ? तो एक दूसरे के खिलाफ। हम किसको हराएंगे? तो एक दूसरे को हराएंगे। और हराने के लिए भी हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे पे ही आरोप मढ़ेंगे, एक दूसरे को ही गलत बताएंगे, एक दूसरे की चुनौती देंगे। तो फिर ये कैसा गठबंधन है? ये तो ऐसा अजूबा गठबंधन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में कुछ इसी तरीके की बात कांग्रेस ने सुनाई थी। अखिलेश वखिलेश छोड़ो, ये सब क्या है? ये कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी ने कही थी। तो ये जो सियासत है और सियासत में जो कांग्रेस का मूल्यांकन है और कांग्रेस को लेकर के जो राजनीतिक दलों की धारणाएं हैं या लोगों के बीच जो उसकी छवि है, वो बड़ी ही विचित्र है। वो कहते हैं ना कि कभी हाँ और कभी ना वाली स्थिति जो है वो भी समझ में आती है, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की स्थिति है वो उससे भी गई गुजरी है। तो इसलिए जो है कांग्रेस, आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से जो आंकड़े या कहीं किसी मीडिया हाउस में ये खबर आई थी कि पिछली बार जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो किया था तो उससे 72 या 76 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि कांग्रेस के कुल बजट का 15% है। इस बार भी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे में, यात्रा पे करीब करीब उतना ही खर्च आएगा या उससे थोड़ा ज्यादा आएगा।
तो ये जो दौरा है, ये जो यात्रा है, इसमें इतने इतने रुपए, करीब 70-75 करोड़, या मान लीजिए करीब 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अगर जाता है, तो ये बड़ा चौंकाने वाला है। पर राकेश यानी जी, कि आप पहली यात्रा के बाद तो फिर भी हिमाचल और कर्नाटक आता दिख गया था, लेकिन और पहली यात्रा में तो ऐसी कोई बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं है, पर इस यात्रा में तो जब से इसका श्री गणेश हुआ है तब से कोई ना कोई विवाद। आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपके ही एलआई आपको देखने को मंजूर नहीं है, कहीं परमिशन नहीं मिल रही है, कहीं कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है। और आसाम में गए तो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनको पूरी तरह से वहां पे बताया कि क्या करना है। और इसके बाद हर जगह जहां जहां गए, या तो कोई वहां सरकार टूट गई, जैसे बिहार की बात कर ले तो कांग्रेस सरकार में थी गठबंधन में, वहां विपक्ष में पहुंच गई, विधायकों को हैदराबाद ले जाना पड़ा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि शायद बीजेपी वाले भी उतनी खरी खोटी नहीं बोल सकते थे जितनी ममता बनर्जी ने सुना दी कि तो फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, ये तो प्रयागराज में, वाराणसी में जीत के दिखाएं तो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, क्या वो प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं। इंडी अलायंस में किस तरह से चीजें हो रही हैं वो तो छोड़िए आप, कहते हैं ना मुसीबत पे मुसीबत। अभी कल ही मैं देख रहा था, जो बीजेपी के आईटी सेल के हैं अमित मालवीय, उन्होंने कल एक वीडियो ट्वीट किया था खड़गे साहब का, जिसमें वो कांग्रेस, उन्होंने लिखा था कि इसमें, इस वीडियो में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से कर रही है। क्योंकि उन्होंने उसमें खड़गे साहब बयान देते नजर आए थे कि जरा जांच परख के आप बूथ के उनको बनाइए लोगों को, क्योंकि हम मार्केट में कुत्ता भी लेने जाते हैं तो कान खींच के देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो उसको बहुत बुरे तरीके से बीजेपी ने ट्रोल किया, और वहां पर उन्होंने किया। तो किसी तरीके से भी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के ही एमपी अगर कहते हैं, हालांकि उसका खंडन अभी किया खड़गे साहब ने, कि दूसरा देश चाहिए हमें, डीके सुरेश जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो मेंबर पार्लियामेंट है कर्नाटका से। तो कांग्रेस सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल, खुद ही अपने आप को गलत बोलना, खुद ही गलत बोल जाना। और फिर खड़गे साहब ने कहा नहीं नहीं, कोई भी एमपी अगर नेता ऐसी बात करता है हम उसके साथ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये कांग्रेस इलेक्शन मोड में तो नहीं दिख रही है इन सब चीजों को लेके, ये तो लग नहीं, रहा है कि सेल्फ गोल कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस जो है सो कहते हैं कि सेल्फ ग्रोथ पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस चुनाव में हार के पथ पे अग्रसर हो चुकी है, और वो अग्रसर करने में या उस तरफ आगे बढ़ने में खुद कांग्रेस ही उतावली दिख रही है, खुद कांग्रेस ही बेताब है। और उसके सारे फैसले यही इशारा करते हैं कि कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में, जैसा कि ममता बनर्जी ने प्रेडिक्शन किया कि हाँ, उनके सहयोगी दल ही कह 40 रहे हैं कि 40 40 सीट से 40 ज्यादा से नहीं ज्यादा, आएंगी। 40 से बहुत सारे ज्यादा सीट चैनल, कांग्रेस। बहुत सारे चैनल्स के सर्वे भी दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने सामने से बोल दिया। और जिस तरह से झारखंड में सरकार मुश्किल में आ गई, जिस तरह से बिहार में सरकार बदल गई, अब इस सब के बीच बिहार के 16 एमएलए को हैदराबाद ले जाना, अब सरकार तो बन चुकी है और नीतीश कुमार के पास आंकड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 को फ्लोर टेस्ट है। ये इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, अभी अभी स्वराज अभियान के जो हमारे संयोजक हैं, प्रशांत किशोर, जिनको कि स्ट्रेटजिस्ट या सिफोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने अभी कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी बाजी मार जाएगी, एनडीए बाजी मार जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी की सरकार बन रही है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव होने में 2 से 3 महीने का वक्त है, और उसमें समीकरण बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अभी अगर होगा तो बीजेपी बाजी मार लेगी। तो इसका मतलब साफ है कि अब अगली बार जो सरकार है वो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता चुनावी राजनीति के लिए, और 2 महीने तो यूं निकल जाते हैं बैठकों के दौर में, चुनावी रैलियों में, रणनीति बनाने में। तो ये कोई ज्यादा वक्त नहीं है। और रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश ने तो अपनी चाल चल दी है। अखिलेश ने उन 2 सीटों पे भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जिस पर कांग्रेस की दावेदारी थी। तो अखिलेश तो काफी आगे निकल चुके हैं गेम में। तो इसलिए दोनों ही जगहों पे जो है वो कांग्रेस की दाल गल नहीं पा रही।
तमाम वादे, तमाम कुछ होता है, लेकिन कांग्रेस उसमें कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती। और अब अखिलेश यादव ने पहले ही बोल करके पार्टी से किनारा कर लिया है, कांग्रेस से किनारा कर लिया कि नहीं, हम कांग्रेस के किसी भी अभियान में शामिल नहीं होंगे। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब यात्रा आई थी, तो अखिलेश उस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। इस बार भी हुँ, आएगी, आप देख लीजिएगा, अखिलेश शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यात्रा से पहले ही ये बात कह के खुद को किनारे कर लिया है कि हमें तो पूछा नहीं जाता, हमें तो बताया नहीं जाता, कोई न्योता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो पहले ये कहने का मतलब था कि अखिलेश यादव कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में भागीदार नहीं बनना चाहते। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें जो सबसे पते की बात है, पते की बात ये है कि आखिर विधायकों को बिहार से, झारखंड से तेलंगाना भेज के आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब किसी पार्टी को अपने विधायकों पे ही यकीन ना हो, तो वो पार्टी जनता को क्या यकीन दिलाएगी? आप समझ रहे हैं? जिस नेतृत्व को अपने विधायकों का अता पता नहीं, उनको लगता है कि ये भाग जाएँगे, ये कुछ कर लेंगे, वो नेतृत्व जनता का क्या भला करेगा? या वो विधायक या नेता जनता का क्या भला करेगा? वो तो खुद ही पाला बदलने में लगा हुआ है। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इसमें जो सो सीधे-सीधे किसी पे उँगली उठाने के बजाय हम एक बात आपको बताते चलें कि ये जो है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है कि आप विधायकों को कमरे में कैद करते, यहाँ होटल में बंद करते, नहीं, फिर तो लोकतंत्र कैसा? लेकिन अब वो तो फ्लोर में ही पता लगेगा जाके क्या होता है, क्योंकि बीजेपी बड़ी खामोश बैठी है और अभी आज विधायकों को लाया गया है वापस, और लाने के बाद वहां पर एक जगह रखा होगा। वह अभी तो उनको नहीं छोड़ा है, अभी तो उनको सीधा वहां से सर्किट हाउस से फिर लेके जाएंगे विधानसभा, वहां पे फ्लोर टेस्ट होने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। तो बाड़ेबंदी यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी कोई विश्वास नहीं है किसी को अपने किसी विधायक पे। सियासत में तो अब विश्वास, कहते हैं ना कि जैसे ही आप सरकार बनाते हैं, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि बहुमत सिद्ध करो। तो सियासत में अब भरोसे, विश्वास, यकीन वाले शब्द जो है झूठे पड़ते जा ये रहे हैं। आजकल तो ये होता है कि जैसे ही चुनाव की गिनती होती है, जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को फ़ोन कर दिया जाता है, भई 2 या 3 बस भेज देना। वो तो पहले बस पहले बुक हो जाती है। और इस बार तो बहुत ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें तो बहुत माहौल बना, बहुत जैसे कांग्रेस ने कहा जा रहा था कि कई जगह बस बुक करा दी थी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी बस बुक कराने की तो। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, बस वाली तो काम ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ और ही खेला हुआ है। तो लेकिन ये अब तय है कि बस पहुँच जाती है पहले ही। बस पहले पहुँच जाती है और एमएलएज़ को कह दिया जाता है बस आ जाओ आप। मुझे लगता है एक बैग पैक ही रखते होंगे, पता नहीं कब जाना पड़े। नहीं, ये लोकतंत्र में ये बड़ा एक अनूठा, मतलब बड़ा ही अचंभित करने वाला ये नज़ारा है कि आप विधायकों को बस में बिठा के रखते हैं, बस सीधा एयरपोर्ट जाती है, एयरपोर्ट के बाद फिर वो कहाँ किसी होटल में जाके रुकते हैं, वो होटल क्यों? लॉक होता है, फिर मतलब वहाँ से आते हैं। राकेश जी, कारण ये है कि वो जनता द्वारा चुने हुए हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति समझते हैं, तो उन पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? और वो आपकी पार्टी के नेता है ना, आपने टिकट दिया है, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले कि आप बीजेपी या किसी और पार्टी पे उँगली उठाएँ कि ये हमारे विधायक तोड़ देंगे, तो इसका मतलब आप अपने विधायक नहीं सँभाल पा रहे हो। बीजेपी के विधायक कोई क्यों नहीं तोड़ के ले जाता या एमपी नहीं तोड़ के ले जाता? तो कहानी है, मुझे लगता है किसी भी पार्टी को बिना नाम लिए अपने विधायकों पे विश्वास करना ज़रूरी है। उनको फ्री हैंड देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कहीं इधर-उधर जाते हैं बिना किसी रीज़न के, तो डेफ़िनेटली वो अगली बार जनता को आंसरेबल होंगे। उसमें बाड़ेबंदी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अ, सियासत में जो सबसे बड़ी बात है, वो है निष्ठा। सियासत में जो सबसे बड़ी बात है, वो है आपकी जवाबदेही और ज़िम्मेदारी, देश, समाज और आम लोगों के प्रति। सियासत में जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि जो लोकतांत्रिक मान्यताएँ हैं, उनका ध्यान रखा जाए। सियासत में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो है लोकहित, जनहित। लेकिन आज आपको सियासत से ये सारी चीज़ें नदारद दिखाई देती हैं। कहीं कभी इस बारे में बात नहीं होती। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सियासत में जनता को ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, और बिना उसके कोई विकल्प नहीं है। हुँ।
और ये बिना उसको बंगाल से कहीं भी जो हम अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी में भी मुझे लगता है सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा तस्वीर उभर के आती है कि नहीं है पता नहीं। क्योंकि 2 दिवसीय उन्होंने जो धरना रखा था बंगाल में, उस धरने में उन्होंने कहा था सबको मौजूद रहना है, सभी सांसद, लेकिन सब रहे भी मौजूद, अभिषेक बनर्जी के अलावा वो नहीं आए। कहा गया कि वो दिल्ली में है, उनको कोई काम है। लेकिन उसको लेकर वामपंथी दलों ने निशाना साधा है कि ये जो गैर मौजूदगी है, ये ठीक नहीं है। अक्सर ऐसा कहा जाता है क्योंकि कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी एक नए वर्सेस पुराने की बात चल रही है। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं और उनकी टीम चाहती है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, टिकट दी जाए। लेकिन ममता बनर्जी का अपना एक ग्रुप है, जो पुराने लोग हैं, वो चाहते हैं कि टिकट उन्हें मिले। तो उसके लेके उनको उनका नदारद रहना, ये भी ममता बनर्जी के लिए क्या मुश्किल का सबब बन सकता है या सिर्फ ये देखिए अटकलें भर है? देखिए जहां जहां ये मुद्दे आए हैं, जहां जहां ये मुद्दे आए हैं, कांग्रेस को भयंकर नुकसान हुआ है। हम्म, ये बुजुर्ग वर्सेस युवा का जो द्वंद है, जो लड़ाई है, जिस जिस राज्य में आई है, वहां पे उस सरकार को नुकसान पहुंचा की गई है। आप याद हम्म, करिए राजस्थान का नजारा। सचिन पायलट तो खैर मतलब युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। अशोक गहलोत कांग्रेस के परंपरा जो पुराने नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे। दोनों के बीच बहुत तनातनी चल रही थी। आला कमान सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहा कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई काम नहीं, सिवाय कुर्सी के लिए लड़ाई थी। तो आप जो बात कह रहे हैं वो आप यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। पिछली मीटिंग में याद है जब अभिषेक बनर्जी उठ के जाने लगे तो ममता ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले जो सदस्य आए हैं उनको तो कम से कम आशीर्वाद दे दो, उनको तो जीत की बधाई दे दो। हम्म, तो ये तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिसके बाद ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उससे भी बड़ी बात कि घर परिवार में भी कुछ खटपट जारी है। और ये संदेश जनता में मीडिया के जरिए पहुंच रही है, तो वो भी ऐसे समय में जब चुनाव सिर पे हैं। सहयोगियों के साथ खटपट है, पार्टी के अंदर खटपट है, घर में खटपट है। तो चुनाव सब शांतिपूर्ण कैसे होगा? वहां भी परिणाम जो है खटपट वाले ही आएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं? तो हम्म, इसलिए इसलिए ये जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनडीए को भारी बहुमत, वो ऐसे नहीं कहा है। आप हम्म। सीटों के आकलन के हिसाब से देखिए, उत्तर प्रदेश एनडीए का मुकाबला नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया भारी बहुमत और ये भी कह दिया कि 2 महीने का समय बाकी, अभी तो कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए, पिछली बार बंगाल का विधानसभा चुनाव था। उस विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को दे रखी थी। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि विपक्षी दल जो है वो 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा, और हुआ भी ऐसा ही था। इस बार भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी 400 के ऊपर जा सकती है अगर अभी चुनाव करा लिया जाए। और दूसरी बात उसने ये कहा है कि आंकड़ों का खेल कैसे होता है, कि बंगाल में आप सीट देख लीजिए। बीजेपी पिछली बार 18 या 19 सीटें लाई थी। इस बार हो सकता है बंगाल में उसकी सीटें बढ़े लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पब्लिक पीएम मोदी को चाहती है। और दूसरी बात कि बंगाल का वही हाल है। बंगाल से सटा हुआ राज्य असम है, वहां भी बीजेपी मजबूत है। झारखंड में भी बीजेपी मजबूत है। बिहार में भी बीजेपी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मजबूत है। यहाँ आपको हिमाचल से लेकर के और हरियाणा तक बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आप गुजरात में बीजेपी है, राजस्थान में कुछ बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, और तेलंगाना आंध्रा में बीजेपी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से कर्नाटक में बीजेपी का इस पर सारे सीटों पे दावेदारी। तो मतलब कुल मिला के जिस तरीके से जितने बड़े बड़े राज्य हैं जहां ज्यादा सीटें हैं, वहां पे बीजेपी का जो एक अनुमानित प्रदर्शन है वो काफी बेहतर लग रहा है, स्थिति काफी बेहतर लग रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी 400 के पार जाती है तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलिए,
ऐसा ही कुछ होने वाला है, देखते हैं। सबकी नज़रें इस पे बनी हुई हैं क्योंकि ये तो सभी सेफोलॉजिस्ट, सभी जो चैनल्स हैं जिन्होंने अब तक सर्वे दिखाए हैं, वो ये मानते हैं कि आज की घड़ी में एनडीए बहुत आगे है, इंडी गठबंधन से कहीं ज़्यादा आगे है। बीजेपी फुल स्ट्रेंथ में है, देश राममय है, उसका लाभ भी पूरा बीजेपी को मिलने वाला है। फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को बढ़त है और बढ़त रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो, चाहे वो विकास का हो या किसी भी तरीके का हो। तो सभ्यता हो, और संस्कृति हो, परंपरा हो, रीति हो, रिवाज हो, विकास हो, सबका साथ हो, हर मुद्दे को बीजेपी ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की पुरजोर कोशिश की है। बिल्कुल, और मंथन की जरूरत कांग्रेस और इंडी गठबंधन को है, क्योंकि साथियों के साथ मनमुटाव, भले ही कांग्रेस मना करती रहे, पर ममता बनर्जी जो बोलती है उसका क्या जवाब देंगे, अखिलेश जो बोलते हैं उसका क्या जवाब देंगे, सोचना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में बोलते हैं, उसका क्या जवाब देंगे, सोचना पड़ेगा। सीट शेयरिंग कब होगी पता नहीं है, इंतजार अभी चल रहा है, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जितने लोग भारत न्यूज देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।